जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, शरीर में गति। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों को अनुभव कीजिए। ठीक है, आप लोग एक अनुभव कीजिए, एकदम शांत होकर आँख बंद करके बैठिए और आपके शरीर के अंदर जितने भी हलचल हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, उसे महसूस करने का, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आप समय-समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। आपने अनुभव किया कि पहले तो आप पलक को ही झपकाएँगे, अगर आँख बंद करके नहीं बैठे हैं तो। श्वसन लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती है, ठीक है? हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है, किंतु फिर भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी गतियाँ हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। हम लोग उसे रोक नहीं सकते, जैसे कि धड़कन का धड़कना, आँखों का पलक को झपकना, साँस लेना, ठीक है? इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं ऑटोमेटिक चल रही है हमारे शरीर में। देखिए, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब अपने शरीर का कौन-सा भाग गति करती है? जब आप लोग नोटबुक में लिखते हैं तो आपका शरीर का कौन-सा भाग गति करता है? तो आपका हाथ गति करता है, ठीक है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन-सा भाग गति करता है? तो आपका गर्दन करता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपके उस स्थान पर रहते हुए भी अपने शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। मतलब जितने भी यहाँ दिया है कि जितने भी कार्य दिया है, हर कार्य में हमारे शरीर का कोई न कोई भाग जो है गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो कई स्थितियों में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। यानी कि इस कार्य में भी आपके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा गति कर रहा है। आप चलकर जाते हैं, पैर की गति हो रही है, दौड़ कर जा रहे हैं, पैर, हाथ सबकी गति हो रही है, कूद कर जा रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्र, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करें। सारणी 5.1 भरते हुए यह देखते हैं कि देखते देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पास दिया हुआ है कुछ गतिविधि दिया हुआ है। सारणी 5.1 जंतु दिया हुआ है। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग दिया हुआ है। जंतु कैसे गमन करते हैं? जैसे गाय है, कैसे गमन करती है, चलती कैसे है? तो पैर से गमन करती है। कौन से अंग से? तो पैर से चलती है। क्या करती है? वो चलती है। मनुष्य क्या करता है? पैर से चलता है, यहाँ लिख सकते हैं। सांप क्या करता है? संपूर्ण शरीर से चलता नहीं है, रेंगता है। जैसे पक्षी हो गया, ये अपने पंख से उड़ती है, पैर से चलती है, दोनों लिखेंगे, पंख और पैर। और ये क्या लिखेंगे? चलती है और उड़ती है। कीट, कीट भी चलता है और उड़ता है, लिखेंगे पैर और पंख, चलता है और उड़ता है। मछली संपूर्ण शरीर से, ठीक है, इसमें संपूर्ण शरीर से ये तैरती है, ठीक है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं? तो आपने देखा कि जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत अलग अलग तरह से गमन करते हैं। जैसे गाय पैर से चलती है, सांप पूरे शरीर से गमन करता है, रेंगता है, ठीक है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्योंकि जंतुओं के शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग जंतुओं में इतनी ज़्यादा विभिन्नता है कि कोई जंतु चलता है तो कोई जंतु टहलता है, कोई उड़ता है, कोई छलांग मारता है, कोई रेंगता है। शरीर के बनावट के अकॉर्डिंग इतनी विभिन्नता पाई जाती है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते हैं, मछली तैरती है, ठीक है। हम लोग एक एक करके जितनी भी शारीरिक गतियाँ हैं अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मानव शरीर एवं इनकी गतियाँ। जंतुओं की विभिन्न गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शारीरिक गतियों को करने योग्य है, हम उनके कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग जब व्यायाम करते हैं तो किस प्रकार से व्यायाम करते हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ करते हैं, आप परीक्षण कीजिए। और एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखते हैं। एक काल्पनिक क्रिकेट विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। एक आपके लिए क्रियाकलाप दिया है कि मान लीजिए कि आप कोई मैदान में हैं और एक काल्पनिक विकेट है, ठीक है, और उसमें झूठ मूठ का गेंद अपने हाथ में रखिए और उसको फेंकने का प्रयास कीजिए। ओरिजिनल में इसे झूठ मूठ का, काल्पनिक बोल रहा है। आप अपने हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? तो आप अपने हाथ कैसे घुमाएंगे? बॉल लेंगे, हाथ को एकदम राउंड ऐसे घुमाएंगे और बॉल को फेंकेंगे। आप अपना हाथ, क्या आप अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। क्या आप कंधा भी गति करता है? तो कंधा नहीं करता, सिर्फ हाथ गति करता है, ठीक है। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्हों के चारों ओर घुमाइए। क्या बोल रहा है? पीठ के बल लेट जाने और अपने पैर को क्या है, गोल गोल घुमाना है, ठीक है। अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर नीचे कीजिए। भुजा कोहनी को ऊपर नीचे करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार पैरों के घुटने मोड़िए, अपने हाथ एवं अपने पास सर्व सीधा कीजिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे से छूइए, ठीक है। हाथ अपने आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? तो जब हम लोग अपने हाथ से अपनी भुजा को छूते हैं तो अपना कोहनी को हम लोग मोड़ते हैं, है ना।
हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम लोग हाथ को सीधा किए तो अपने कंधा को छू सकते हैं, लेकिन पीछे हम लोग नहीं कर सकते हाथ को, ठीक है? अपने शरीर की विभिन्न गति करने का प्रयास कीजिए एवं परीक्षण कीजिए। सारणी दिया हुआ है। क्या कारण है कि हम अपने हाथ के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी दिशा में घुमा सकते हैं? देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। और जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हाँ, ऐसा बहुत सारा हमारे शरीर में है कि कोई अंग है जिसे पूरा पूरा घुमा सकते हैं, लेकिन किसी अंग को सिर्फ एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि अपने जैसे बॉल आपने फेंका तो एकदम सर्कल के जैसा बनाकर आप फेंकेंगे बॉल, लेकिन अब अपने जो कोहनी है इसको सिर्फ आप ऊपर हाथ कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते, ठीक है? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्रियाकलाप में क्या है कि एक बच्चा क्या किया, अपने अ, भुजा में देखिए एक लकड़ी को बांध दिया है और अब अपने हाथ को मोड़ने का प्रयास किया, तो ये मुड़ेगा ही नहीं, हमेशा स्ट्रेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बीच में एक संधि आ रही है। हम लोग संधि के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, गतियों के बारे में दिया हुआ है। देखिए, शरीर का भाग गर्दन क्या करता है? गर्दन पूर्णतः घूमता है? तो पूर्णतः तो नहीं घूमता है। अंततः घूमता है? तो हाँ, थोड़ा सा घूमता है, आधा घूम जाता है। झुकता है? बिल्कुल झुकता है। उठता भी है, गति बिल्कुल नहीं कर रही तो नहीं है। कलाई, हमारी कलाई क्या है? पूर्णतः घूमती है? बताइए, ऊपर नीचे घूमती है, पूर्णतः घूम जा रही है। झुकता भी है, उठता भी है, बिल्कुल गति में तो नहीं होगा। उंगली है, घुटना है, एड़ी है, इन सबको आप इस चार्ट को भरने का प्रयास कीजिए खुद का प्रैक्टिकल करके हाथ में। देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी दिशा में मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ भागों का नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहा जाता है। मतलब हम अपने शरीर के वही भाग को हिला सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहाँ पास दो पार्ट हमारा शरीर का जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पास ही हम लोग अ, उसे हाथ पैर को हिला सकते हैं, ठीक है? यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होता तो आपके विचार में क्या हमारे शरीर किसी प्रकार का गति करना संभव होगा? तो नहीं। अगर हमारे शरीर में कोई संधि नहीं रहेगा, जुड़ाव नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर गति करेगा ही नहीं। वास्तव में संधियों संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अभी संधि को आपस में बांध कर कौन रखता है, ये हम लोग देखते हैं। अपनी उंगलियों द्वारा अपने पैर, अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पदांगुलियों को दोहराइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर को और अपने गर्दन को, अपने कान, नाक, पैर जितने भी है उसको एक बार टच करके देखिए, ठीक है? दबाइए, दबाने के लिए कहा जा रहा है। टच करके देखिए किस प्रकार का वहाँ पास हड्डी आपको महसूस हो रहा होगा अस्थि का। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि अपनी उंगलियों किसी कठोर वस्तु को दबा रहा है? हाँ, बिल्कुल, हमारे शरीर में अस्थि है तो कठोर वस्तु को ही हमारा फिंगर जो है महसूस करेगा। यह कठोर संरचना अस्थियाँ हैं। यह कठोर संरचना क्या है? तो यह अस्थियाँ हैं। अपने शरीर के अन्य भागों को इसी प्रकार दोहराइए। इतनी सारी अस्थियाँ, जब अस्थियों का नहीं मोड़ा जा सकता तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? मतलब अस्थि जो होती है स्ट्रेट होती है, इसे मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग अस्थि को मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। हमारा हाथ कंधा से लेकर कलाई तक एक लंबा अस्थि नहीं होता, बीच में एक जोड़ होता है, यानी जुड़ाव होता है, संधि होता है। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ से अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियाँ होती है, संधियाँ होती है, ठीक है? मतलब जोड़ होता है, दो हड्डियों का आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? संधि। उस जगह को क्या कहते हैं? संधि। तो बहुत सारे संधि हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से संधि है और क्या क्या यूज होता है, किस जगह पे पाया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंदुक खलिका संधि, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 2। कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। एक कागज़ का पट्टी लीजिए और उसको सिलेंडर के रूप में मोड़ दीजिए। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद को इस गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। आप कागज़ के बेलन आप कागज़ के क्या कह रहा है? आप कागज़ के बेलन को गेंद पर इस प्रकार चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? देखिए कैसे किया गया है। एक गेंद लेना है, एक कटोरी लेना है, ठीक है? एक कटोरी लिया गया। आप इस क्रियाकलाप में क्या कीजिए, एक कटोरी ले लिए और एक गोंद ले लिए और एक गेंद ले लिए, एक कागज़ ले लिए। कागज़ को पहले क्या किया, बेलनाकार रूप से उसको
मोड़ लिए, ठीक है? और एक गेंद ले लिया और गेंद को इस तरह से छेदा कर दिए, होल कर दिए कि ताकि ये कागज़ जो है इसके अंदर घुस जाए, ठीक है? और अब क्या कीजिए इस कागज़ को पकड़ के ऐसे हिलाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ये जो गेंद है एकदम राउंड-राउंड ऐसे घूमेगा इसी में, मतलब ये जो हाथ है ऐसे-ऐसे आपका राउंड करेगा, ठीक है? ठीक है? कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? तो बिल्कुल घूमती है। क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? कागज़ का बेलन भी घूमता है, लेकिन वो कटोरी नहीं घूमती है। अब कल्पना कीजिए कागज़ का बेलन आपका हाथ है। कल्पना कीजिए कि ये जो कागज़ का बेलन था कुछ और नहीं, ये आपका हाथ है। ये कागज़ का जो येलो कलर का बेलन है, ये आपका हाथ है। जैसे कि आपका हाथ होता है ना, ऐसा ही होता है। मतलब इसी टाइप का ये आप जब बॉल फेंकते हैं ना, बॉलिंग करते हैं क्रिकेट खेलते समय, इस तरह से आपका हाथ राउंड होके बॉल को फेंकता है। तो हम लोग का जो संधि होता है कंधा पर, इसी टाइप का होता है। एक कटोरी जैसा होता है और उसमें गेंद जैसा मतलब अस्थि है, हड्डी है, उसके बाद इस तरह से हमारा हाथ निकला हुआ रहता है। ठीक है? देखिए कहाँ गया गेंद कल्पना कीजिए कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा होता है, ठीक है? एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि कटोरी रूपी गुहिका में धँसा हुआ है। तो ये जो भी है हमारा, ये कटोरी रूपी हमारा अस्थि है और ये गेंद जैसा हमारा अस्थि एक-दूसरे में धँसा हुआ है, मतलब एक-दूसरे में जॉइंट है एकदम, ठीक है? अ, इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। आप इस गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा की गई गतियों का स्मरण कीजिए। देखिए आप हाथ का आपका यहाँ चित्र दिया हुआ है अस्थि का किस प्रकार से रहता है। ये हो गया कटोरी के जैसा, इसमें देखिए बॉल जैसा लगा हुआ है, कंदूक खली का संधि, ये आपका जांघ की अस्थि दिया हुआ है, पैर का भी ऐसा ही रहता है और ये श्रेणी संधि है, ये कंदूक खली का संधि है, हाथ और पैर में रहता है। अब अगला संधि है धुराग्र संधि। कौन सा संधि? धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, ठीक है? तो कंदूक खली का संधि कहाँ होती है? तो हाथों में और पैर में होती है, ठीक है? और धुराग्र संधि कहाँ होती है? गर्दन और सिर में, याद रखना। गर्दन और सिर में कौन सा संधि होती है? तो धुराग्र संधि होती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इस गति को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से ये जो गति होती है हमारे धुराग्र संधि, गर्दन की गति या सिर की गति, तो ये हमारे हाथ की गति से किस प्रकार से भिन्न है, यह जानने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार भिन्न है? इसमें कंधों खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमाया जा सकता है। धुराग्र संधि में बेलनाकार संधि एक छल्ले में घूमती है। जो हमारा हाथ का संधि है कंधे का, ये हाथ को एकदम गोल बेलनाकार रूप में, वृत्ताकार रूप में घुमा सकता है, लेकिन गर्दन का संधि नहीं, ठीक है? तो ये धुराग्र संधि होता है गर्दन और सिर में। अब देखिए अगला संधि है हिंज संधि, ठीक है? बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। घर के किसी दरवाजे को बार-बार खोलिए, ठीक है? और बंद कीजिए। इसमें इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है, ठीक है? और जो हमारे दरवाज़ा का जो कब्जा होता है, वो दरवाज़ा को सिर्फ़ आगे और पीछे घूमने देता है, ना कि दरवाज़े को ऊपर और नीचे कर देगा, ठीक है? तो ये इस तरह का जो संधि होता है धुराग्र संधि है, क्या है? हिंज संधि होती है, ठीक है? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसके बाद हम बहुत अच्छे से हिंज संधि को समझ पाएँगे। चलिए क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग। आइए कब्जे की गति कुछ प्रकार देखें। जैसे कि दरवाज़ा कब्जा था, किस प्रकार से आपने देखा उसको अवलोकन कीजिए। एक मोटे कागज़ अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए। एक मोटा कागज़ ले लीजिए और एक गत्ते का यानी कूट का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल रखिए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसके इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर ध्यान रखा हुआ पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। ठीक है, इसको पूरा हम समझा देते हैं, ऐसे पढ़ने से समय बर्बाद होगा। देखिए एक ले लिया गया है, हिंज संधि के बारे में बताया जा रहा है। एक कागज़ लिया गया है, हिंज संधि कागज़ लिया गया और इसमें एक छेद करके एक अ, कूट को मतलब ऐसे बेलनाकार कूट को डाल दिया गया और अगर हम इसे हिलाना चाहेंगे ना, तो ये तो या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, इधर और इधर। और हम अगर हम लोग और भी दिशा में करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है? या तो एक ही दिशा में वो काफ़ी अच्छे से ये घूमेगा। एकदम दरवाज़ा का कील सबसे अच्छा उदाहरण था हिंज संधि का। देखिए यहाँ पे घुटने की संधि है, घुटना को आप पीछे साइड मोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप आगे पैर स्ट्रेट करके आप आगे नहीं कर सकते हैं, ये हिंज संधि है। जैसे हाथ से जो है आप अपनी गर्दन को छू सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप पीछे नहीं कर सकते, हाथ को स्ट्रेट हो जाएगा एकदम।
ठीक है, ये सब हिंज संधि का उदाहरण है। और हिंज संधि में क्या-क्या आ जाएगा, तो आप कोहनी ले सकते हैं और ये आप अपने पैर को ले सकते हैं। ठीक है, 2 होता है हिंज संधि में उदाहरण। अब देखिए अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ उस संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हम अब तक कर रहे थे। ये अस्थायी संधियों का पर हिल नहीं सकती, मतलब ऐसा संधि भी होता है जो जुड़ाव तो है, जुड़ा गया है आपस में लेकिन वो हिलता ही नहीं है। तो इस तरह की संधि को हिंज संधि कहते हैं। ठीक है? हिंज संधि का अचल संधि कहा जाता है। अचल मतलब नहीं चलता है। ठीक है? ये अस्थियाँ इस संधियों पर हिल नहीं सकते। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुँह खोलते हैं तब आप अपने निचले जबड़े का सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप किसी गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं या फिर हम जब बोल रहे हैं तो हमारा जो हम जो बोल रहे हैं वह सिर्फ हमारे मुंह का जो हिस्सा है, जैसे कि मान लीजिए ये आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये आपका मुंह है, ये किस टाइप का मुंह है, ये बाल है, ये कान है, ये गर्दन है। तो ये जो आपका मुंह है ना, तो सिर्फ नीचे वाला जो पार्ट है ना हिल रहा है और बोल रहा है। ऊपर वाला पार्ट आप ध्यान दीजिएगा तो हिलेगा ही नहीं, कभी नहीं हिलेगा। सिर्फ ये जो नीचे का पार्ट है यही अप डाउन होगा और आप बात कर पा रहे हैं। ऊपर का जो हिस्सा ही नहीं हिलता है। तो ऊपर का जॉइंट है, ये नीचे वाले और ऊपर वाले आपस में जॉइंट है लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं हिलता है। तो ये क्या है, अचल संधि है जो नहीं कभी हिलता है। ठीक है, हमने केवल कुछ संधियाँ का ही चर्चा की जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया का एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको कोई गुड़िया बनाना है तो आप सबसे पहले उसका कंकाल बनाएंगे। सबसे पहले आप उसका एक ढांचा तैयार करेंगे कि ये सर रहेगा, ये हाथ, इधर से पैर रहेगा। उसके बाद आप इसका हो सकता है बाल अच्छा बना दें, फिर कपड़ा अच्छा पहने। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक ढांचा बनाया जाता है। तो हमारे शरीर का जो निर्माण है एक ढांचा से होता है जिसे कंकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? ठीक है, हम शरीर के विभिन्न आकृति की आक अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियाँ और उसकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उसका अनुभव करते हैं। एक्स-रे चित्र में दिया गया है। हम चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। हम कैसे जान पाते हैं कि हमारे शरीर जो है अस्थियों का बना है? तो एक्स-रे जब होता है तब देखिए, ये है आपका सबसे खूबसूरत फ़ोटो। जब भी आपसे कोई फ़ोटो माँगे तो यही वाला भेज दीजिएगा। ठीक है? सबसे खूबसूरत फ़ोटो है ये। हम लोग के शरीर का आंतरिक भाग है, यही हमारा कंकाल है। ठीक है? सभी का शरीर अंदर से ऐसा ही होता है, मतलब हल्का सा डिज़ाइन चेंज होता है, चेहरे का थोड़ा शेप अलग होता है, अस्थि का। इसी अस्थि के शेप के अलग होने से शरीर का जो डिज़ाइन होता है वो अलग बदल जाता है। ठीक है? क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्स-रे हुआ? हुआ ही होगा। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्स-रे करवाते हैं जिनसे उन्हें अस्थियों की हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्स-रे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों एवं आकृति का पता चलता है। आपके घर में भी एक्स-रे ज़रूर हुआ होगा किसी न किसी का, तो आप उस एक्स-रे जो फ़ोटो आता है ब्लैक कलर का, उसे देखिए, आपकी अस्थियाँ दिखाई देगी, किस तरह का डिज़ाइन होता है अस्थियों का। ठीक है? अपने हाथ, अग्र, ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं उत्तरी भाग की अस्थियों को अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग के अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने, कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। हम एक्स-रे चित्र एवं एक्स-रे की तुलना प्रत्येक भाग की अस्थियों की संख्या से ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि आप अपने हाथों को ध्यान से महसूस कीजिए और गिनने का प्रयास कीजिए तो कै गो अस्थि है आपका शरीर में। ठीक है, अगर हम अपने हाथ में देखें ना तो वैसे बहुत सारी अस्थियाँ हैं। ऐसे नॉर्मल गिने तो एक फिंगर में हमको 3 गो अस्थि समझ में आ रहा है। 2 जोड़ है, 1, 2, 3, इस तरह से आप भी गिनने का प्रयास कीजिए। वैसे सारा गिनती यहाँ दिया हुआ है। अपनी उँगलियों को मोड़िए, अपनी उँगली को मोड़िए। ठीक है, क्या आप अपने प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल मोड़ सकते हैं। एक फिंगर में कितना मोड़ है बताइए तो? एक फिंगर में एक फर्स्ट में है, एक सेकंड है बीच में और एक लास्ट है। 3 मोड़ है एक फिंगर में। ठीक है, अपने मध्य में कितनी अस्थियाँ हैं? तो उसमें मध्य में 3 अस्थियाँ हो सकती है। पूरे फिंगर में 1, 2, 3 अस्थियाँ हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करने का अनुभव कीजिए। हथेली का पिछला भाग स्पर्श कीजिए तो खाली अस्थि ही है, मतलब अस्थि ही है। क्या इनमें अनेक अस्थियाँ हैं? क्या अपनी कलाई लचीला है? यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि हम इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? मान लीजिए कि हमारा जो देखिए हमारा जो ये होती है कलाई जो होती है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि क्या इनमें अनेक अस्थियाँ होती है? क्या
अपनी कलाई आपकी कलाई लचीला है, तो हम लोग का जो कलाई होता है देखिए लचीला है, ठीक है? मतलब गोल-गोल हम लोग घुला घुमा पा रहे हैं इसे। तो यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बनी होती है जिसे कार्पेल कहते हैं, याद रखना है कार्पेल। हमारी जो कलाई है और हमारा जो हाथ है अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है जिसे कार्पेल कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो हाथ है सिर्फ़ एक ही अस्थि का बना हुआ रहे, तब क्या होगा? होगा क्या या हमारा हाथ हिलेगा ही नहीं, हमारा जो फिंगर है एकदम स्ट्रेट रहेगा, कुछ भी ना उठा सकते हैं, कुछ ना कुछ रख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएँगे हम लोग फिर। देखिए कितनी सारी अस्थियाँ मोड़ है हमारे फिंगर में 1, 2, 3 बस यहीं तक है 3 उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग का हथेली होता है, ठीक है? हथेली होता है, रंगा नहीं हम रंग दे रहे हैं, रेड कलर का हथेली, ठीक है? तो ऊपर में 1, 2, 3 और अंदर में भी होता है बहुत सारी देखिए 1, 2, 3 फिर अंदर में 4, 5 1, 2, 3, 4 एगो फिंगर में 4 2 4 4 8 चका 4 4 दूनी 8 6 12 4 छक 16 4 5 20 अस्थियाँ होती है हमारे हाथ में, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्रियाकलाप है एक। चलिए क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। गहरी साँस भरकर इसे कुछ समय तक रोक के रहिए। आप गहरा साँस भरिए, उसके बाद कुछ समय तक रोक के रखिए। आप अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। मतलब गहरा साँस लीजिए और एकदम स्ट्रेट हो जाइए, स्ट्रेट होकर बैठ जाइए और आपके बैक साइड में पीठ में जितनी भी अस्थि हैं उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जितनी पसलियाँ अच्छा सामने का है ना, सामने वाला चेस्ट में आप अनुभव कीजिए कितनी पसलियाँ हैं। जितनी पसलियाँ को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए, ठीक है? चित्र 5.10 में भी दिया हुआ ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपरोक्त अनुभव से कीजिए। सबसे पहले आप तो अपने खुद से गिनने का प्रयास कीजिए। अगर कोई इंसान हेल्दी होंगे, मोटे होंगे तो गिन ही नहीं पाएँगे। जो कमज़ोर होंगे मतलब थोड़े पतले होंगे वो गिन लेंगे, ठीक है? देखिए आपका पसली पसली पिंजर क्या बोल रहा है? हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी होती हैं। हम लोग का देखिए पसली कितना डिज़ाइन से ऐसे मुड़ा हुआ है, कितना डिज़ाइन से बना हुआ है, ठीक है? मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। ये जो हमारा ये पसली पिंजर है, ठीक है? तो ये किससे जुड़ा हुआ था देखिए सामने वाला होता है वक्ष, मतलब चेस्ट का जो हड्डी है सामने वक्ष और पीछे जो होता है बैक साइड में ये होता है मेरुदंड। क्या होता है? मेरुदंड। मेरुदंड से ये दोनों जुड़ी होती है, सामने से निकलती है, पीछे जाके मेरुदंड से जुड़ जाती है, सामने निकलती है, पीछे मेरुदंड से जाके जुड़ जाती हैं ये पसली पिंजर, ठीक है? इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। कैसा है? एक शंकु रूपी है, ठीक है? और इसे क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। शंकु भी ऐसे ही होता है ना? ये भी देखिए लगभग ऐसा ही है, यहाँ है और इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है? ये टोपी नहीं बना। शंकु रूपी इस बक्से को क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहा जाता है। वक्ष के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं, मतलब इस साइड भी 12 पसली होती है और इस साइड भी 12 मतलब दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है, ठीक है? हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं और ये पसली बनाया किस लिए गया है? तो इसके अंदर में बहुत से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है जो इसमें सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़कर झुककर अपने पाँव की उँगलियाँ छूने को कहिए। किसी दोस्त को बोलिए कि अपना घुटना को बिना मोड़े अपने पाँव की उँगली को छू कर दिखाओ। तो कुछ लोग तो छू ही लेते हैं। अब यह चिकनी, समतल अथवा अखंडन है, ठीक है? अपनी उँगलियों को अपने मित्र की गर्दन से आरंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लगाइए, ठीक है? आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, मतलब अगर आप अपने पीठ के बैक साइड को छुएँगे तो आपको एकदम बीचों-बीच एक अस्थि महसूस होगी, ठीक है? तो वो क्या होती है? मेरुदंड होती है। आपकी पीठ की जो हड्डी है बैक साइड की वो क्या है? मेरुदंड है। ये छोटी-छोटी अस्थियाँ से बनी होती है और मेरुदंड छोटा-छोटा अस्थि से जुड़-जुड़ के बना है देखिए। पीछे साइड अगर आप छुएँगे तो इस तरह से महसूस होगा, लग रहा है ऊपर नीचे करके। बहुत सारी छोटी-छोटी अस्थियाँ से जुड़-जुड़ कर ये मेरुदंड बनती है, यानी पीछे की अस्थियाँ बनती है बैक साइड की। और ये कितनी अस्थियों से जुड़ी होती है? तो 33 अस्थियाँ, ठीक है? याद रखना है। आपके हाथ में कैगो अस्थियाँ था? 20 था, ठीक है? और पसली पिंजर में कैगो होता है? तो दोनों साइड 12-12 होता है, यानी कि दोनों साइड 12-12 होता है, ठीक है? तो यानी कि 12-12 24 और ये हो गया मेरुदंड में क्या होता है? तो मेरुदंड में कुल 33 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है? 33 कलेक्रुकाएँ क्या है? कशेरुकाएँ जो 33 जो छोटा-छोटा जो अस्थियाँ से जुड़ के जो बना है ना, एक-एक छोटा-छोटा अस्थि का नाम क्या है? कशेरुकाएँ या कशेरुकाओं कह सकते हैं, कशेरुका से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र के इसी अस्थियों से जुड़ा होता है। हाँ, पसली जो पिंजर है हमारा पीछे के जो अस्थि था उसी से ये जाके जुड़ा हुआ रहता है। इसको पहले काउंट कर लेते हैं कैगो अस्थि है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ गया? 12 ठीक है, इधर 12 कुल 24 अस्थियाँ। हाथ में 20 पसली पिंजर में 24 दोनों साइड 12-12
मेरुदंड में 33 वो है। प्रत्येक का नाम क्या है? कशेरुका नाम है। प्रत्येक का क्या नाम है? कशेरुका। कशेरुकाओं से बना हुआ रहता है, ठीक है, याद रखना। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना हो तो क्या होगा? सोच के देखिए कि ये जो मेरुदंड है 33 गो अस्थि से बना हुआ है। अगर एक ही गो से बना हुआ रहे तो क्या होगा? एक ही गो से बना हुआ रहे तो आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे, कभी झुकेंगे ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा डिज़ाइन से बना हुआ है कि आप आराम से झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, पीछे मुड़ सकते हैं, बहुत सारी सुविधा होती है हमें। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों के किसी दीवार पर धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का अपनी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने में बनी है। नहीं, कहाँ से एक लाइन छोड़ के पढ़ रहा है तो कहाँ समझ में आएगा। लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आपको उसके कंधे के समीप कुछ उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती है? इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहा जाती है। जब आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं ना तो आपके कंधे की जो अस्थियाँ हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, ठीक है। कंधे पास भी हमारी अस्थियाँ होती है, क्या कंधे की अस्थियाँ। ध्यानपूर्वक उसके बाद देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियाँ है। हमारी ये जो कंधे की अस्थियाँ होती है वो क्या होती है? श्रेणी अस्थियाँ होती है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है, ठीक है। यहाँ कंधे में एक बॉक्स के समान इस तरह से अस्थि बनाती है, ठीक है। यह बॉक्स के समान बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। और यहाँ की अस्थियाँ आपके अमाशय के विभिन्न भागों की रक्षा करती है। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं, ठीक है। ये कहाँ का है? ये हमारा 1 मिनट रुकिए। और आपके मतलब जो जैसे कि आपके बैक साइड में जो अस्थियाँ होती है वो क्या होता है? एक बॉक्स के समान होता है, ठीक है। और जो आपके अमाशय आपके पेट में जितने भी सिस्टम्स है उसको सेव करने में मदद करता है और जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियाँ के एक दूसरे से जुड़ी होती है। आपकी खोपड़ी भी आप टच करके देखेंगे लगेगा कि एक ही है एकदम गोल, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़ कर बना हुआ है। जो अचल संधि है वो हिलता नहीं है, ठीक है। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल की कुछ अस्थियाँ अंग भी हैं जो अस्थियाँ जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। कुछ कुछ हड्डी ऐसा होता है जो मोड़ा जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि वाले को अनुभव करते हैं? आप अपने कान के ऊपरी साइड में, जैसे फिगर 1 में यहाँ दिखाया गया 5.15 में ऊपर साइड में टच कीजिए तो वो ना ही मसल्स है, ना मतलब स्किन है, और ना ही हड्डी है, एकदम नॉर्मल सी हड्डी है जो मुड़ भी सकता है। उसे उपास्थि कहते हैं, ठीक है। उपास्थि कहा जाता है, कठोर नहीं है। क्या है? जिसे मोरा या प्रतीत होता है, जिसमें कोई अस्थि नहीं होती। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंग महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपालिका है? कहने का मतलब है कि आप अपने कानों को टच करके देखिए। आप ऊपर में एक बार टच कीजिए और एक बार यहाँ नीचे में जहाँ ईयरिंग पहनते हैं वहाँ टच कीजिए। तो नीचे वाला जो एकदम सॉफ्ट होगा, स्किन लगे स्किन है, केवल स्किन, कुछ नहीं। लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा कड़क होता है, यहाँ यानी कि वहाँ भी एक अस्थि है, और ऐसा अस्थि जिसे मोड़ भी सकता है। आप उसको देखिए, मोड़ कर मुड़ जाता है, ठीक है। उसे उपास्थि कहते हैं, जो अस्थियाँ मुड़ जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियाँ, संधियाँ, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं अथवा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल की स्वच्छ आलेख बनाइए। आपका ये होमवर्क है कि आप कंकाल का एक स्वच्छ चित्र बनाइए थोड़ा, ठीक है। हमने अपने शरीर के उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। अभी हम लोगों ने अस्थि के बारे में जानकारी की और उसके संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कोई कौन बनाता है? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? जैसे आप हाथ को स्ट्रेट किए हैं और हाथ को जैसे आप मोड़ते हैं तो देखिए आपने ऊपरी जो भुजा है इसमें कुछ अनुभव आप महसूस करेंगे। ये हाथ एकदम नॉर्मल है और जैसे इसे मोड़ेंगे तो ये थोड़ा इसका जो ब्रेथ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा हाथ मोड़िए। क्या आपको कोई उभड़ा हुआ दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी, मांस। संचु संकुचित लंबाई में कमी, ठीक है, होने के कारण पेशियाँ उभर जाती है। मतलब कि देखिए क्या था, अगर स्ट्रेट हाथ है तो इसका जो एरिया है ज़्यादा है। जैसे ही हम लोग इसको हम लोग सीधा किए तो क्या एरिया कम हो गया और ये क्या हो गया, उभर कर एक फूल गया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या हुआ, वो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ गया। क्या यह भी संकुचित अवस्था में है?
चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन देख पाते हैं। हाँ, जब आप लोग चलते हैं या दौड़ते हैं तो आपके पैर की पेशियाँ में भी ऐसा होता है, ठीक है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, ठीक है। जब आप लोग हाथ को इस प्रकार से करते हैं फर्स्ट चित्र के अकॉर्डिंग, तो आपका जो पेशी होता है कठोर हो जाता है और मोटा हो जाता है। और जैसे नॉर्मल सीधा हाथ रखेंगे तो बहुत मुलायम रहता है, ठीक है। हो जाती है। और कहाँ थे हम लोग? जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थियाँ उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशियाँ शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशियाँ सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचता है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच जाती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संपूर्ण रूप से कार्य करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला हम लोग का पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो जंतुओं की चाल होगी, कि जंतु जो होता है किस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में कुछ है नहीं, बस बताया जा रहा है कि हम लोग आगे टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जंतुओं की चाल। सबसे पहला है केंचुआ, ठीक है। केंचुआ किस प्रकार से चलता है अब हम लोग ये देखते हैं, क्रियाकलाप से देखते हैं। बगीचे में चलते हुए केंचुआ का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख या स्याही फिल्टर पेपर पर रखिए, ठीक है। मतलब ऐसा पेपर पर रखिए जिसमें रंग वंग हो, उसके शरीर में रंग लग जाए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए, ठीक है। इसके पश्चात केंचुआ केंचुए को एक कांच की पट्टी, टाइल अथवा किसी चिकनी परत पर रखिए अथवा इसकी गति का परीक्षण कीजिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। मतलब सबसे पहले काम कीजिए, केंचुआ को रंग दीजिए आप, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको किसी कांच की पट्टी पर रख दीजिए और किस प्रकार से ये चलता है इसका परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर एक केंचुआ गति से भिन्न है, ठीक है। ऊपर की दो सतहों में से किस एक केंचुआ आसानी से चल सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि आप केंचुआ को लीजिए और एक को आप किसी पेपर पर कागज़ पे रख दीजिए और एक को किसी कांच पर रख दीजिए। तो देखिए दोनों में से किस पर केंचुआ अच्छी तरह से चल पाता है, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है। तो आप देखेंगे कि केंचुआ जो है कागज़ पे अच्छे से चलेगा, ना कि टाइल्स पर या फिर कांच पर ये नहीं चल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? केंचुआ का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे को सटा कर रखे अनेक छल्ले से बना प्रतीत होता है। मतलब केंचुआ का जो शरीर होता है, ऐसा लगता है कि इसका सर से लेकर पाँव तक, ठीक है, सटाकर रखे गए छल्ले से प्रकार बना। मतलब एक दूसरे से कुछ ना हल्का-हल्का लगता है कोई जॉइंट चीज़ है, इस तरह से देखिए लाइन-लाइन है, इस तरह से सटा हुआ कुछ बना हुआ रहता है। केंचुए के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती, याद रखना, केंचुए के शरीर में अस्थियाँ, हड्डी नहीं होती। इसमें पेशियाँ होती हैं, सिर्फ पेशी होता है, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ लेता है। जब ये चलता है तो केंचुआ अपने जो शरीर का जो पीछे भाग है उससे पूरे भूमि को अच्छी तरह से पकड़ लेता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। क्या करता है केंचुआ, जैसे ये केंचुआ है तो क्या करेगा, चलना रहेगा, यहाँ मुंह है मान लीजिए, यहाँ पूछ है, तो चलने का मन होगा तो ये पीछे का जो भाग है इससे पूरा भूमि को कस के पकड़ लेगा, ठीक है। और जो इसका आगे का भाग है ये क्या भूमि तथा अग्र भाग को फैला देता है और अगला भाग को क्या करेगा, फैला देगा। इसके बाद अग्र भाग में भूमि को पकड़ेगा, अग्र भाग को इस तरह से फैला के आगे ले जाएगा और आगे के मुंह से भूमि को पकड़ लेगा कस के और पीछे का पूंछ उठाएगा, फिर आगे ला लेगा, फिर मुंह उठाएगा आगे कर देगा, फिर पूंछ, ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। इसके पश्चात ये शरीर में संकुचन करता है। संकुचन मतलब ये क्या करता है, फैलता है, सिकुड़ता है, करते रहता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ की इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किसी प्रकार सटाया सटाया टिकाया रहता है, ठीक है। इसके शरीर में छोटी छोटी अनेक सुक होती है, ठीक है। बाल जैसी आकृति होती है, सुक होती है किसमें, केंचुआ में। ये सुक पेशियों से जुड़ी होती है। ये सुक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाती है, ठीक है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। केंचुआ क्या खाता है, मिट्टी। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा दिए किए गए यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधा को फायदा होता है। केंचुआ क्या करता है, मिट्टी खाता है और जो अनपचा चीज़ है उसे बाहर निकाल देता है, जो भूमि के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए घोंघा के बारे में पढ़ते हैं। किसी बगीचे में घोंघा का अवलोकन कीजिए। आप लोग बगीचे में जाइए, घोंघा को पकड़ के घर में लेकर आइए, ठीक है। घर में मत लाइएगा, मम्मी मारेगी। क्या आपने इसके पीठ पर गोल संरचना देखी? घोंघा के पीठ पे एक गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। क्या है ये, कवच। यह एक घोंघे का काल बाह्य कंकाल है, घोंघा का बाह्य कंकाल है, ठीक है। परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल क्या है ये,
एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। बेफालतू के घोंघा के पीठ पे बैठा रहता है ये कवच, ठीक है, कोई सहायता नहीं करता। ये घोंघे के साथ बस खींचता जाता है, ठीक है, ये लिखा भी है घोंघे के साथ बस खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका अवलोकन कीजिए। घोंघा को कांच की पट्टी पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे चलता है। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथ से अपने सिर से ऊपर उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने का ढंग को प्रेक्षण कीजिए। मतलब ये कांच ले लीजिए, उसके ऊपर घोंघा रख लीजिए, ऐसे गोल गोल घोंघा, ऐसे मुंह, ऐसे ऐसे मुंह और ऐसे पूंछ, और नीचे से झांक कर देखिए कि कैसे चलता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको अवलोकन करना है। कवच का छेद खुलने पर आपने यह छोटा सा मांस संरचना है, सिर बाहर आता है। जैसे ही कवच खुलता है तो उसमें से एक छोटा सा मांस बाहर आता है, मतलब सिर और पूंछ बाहर आता है। मोटी संरचना इसका पाद, मोटा संरचना जो होता है इसका पैर होता है और दृढ़ पेशियों का बना होता है। यह सावधानीपूर्वक कांच के प्लेट को एक और छोटा सा झुकाकर पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए गति के तीव्र अथवा धीमी है? एक काम कीजिए, घोंघा और केंचुआ में रेस लगाइए। कौन जीतता है आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बताइएगा कि कौन घोंघा स्पीड दौड़ता है कि केंचुआ स्पीड दौड़ता है। खरगोश और कौन सा था, कछुआ, दोनों का रेस देखे थे हम लोग, हमेशा कछुआ जीतता है। अब घोंघा और केंचुआ का रेस लगाना है। ठीक है, अगला है तिलचट्टा कैसे चलता है। तिलचट्टा का एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। किसी तिलचट्टे का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले तो जाके तिलचट्टा पकड़ के लाइए। ठीक है, कॉकरोच। तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इसका मस्त जीवन है, तीनों जगह जी लेगा। ज़मीन पे भी चलना है, दीवार पे भी चढ़ना है, हवा में भी उड़ना है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी यानी 6 गो पैर होता है, जो चलने में सहायता करता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है। केंचुआ का जो शरीर है, जो बाह्य कंकाल है, वो कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, याद रखना है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकलों को परस्पर संधि द्वारा बनता है, और ये कंकाल जो है बहुत सारी संधियों के द्वारा भी बनता है, जिसके कारण ये गति संभव है। ठीक है, संधि के द्वारा भी बना हुआ रहता है। कवच में 2 जोड़े पंख भी होते हैं और इसके 2 जोड़ा पंख भी होता है। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। अगला पैर देखिए कैसे संकरा मोटा छोटा सा है, पिछला है चौड़ा भी है और लंबा भी है, पैर होता है। तिलचट्टे की विशिष्ट पेशियाँ होती है, इसमें मांस भी होता है। पेशियाँ, पैर के पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे को उड़ने एवं समय पर परों को गति देती है। ठीक है, वक्ष की जो पेशियाँ मतलब आगे की जो पेशियाँ हैं उसको उड़ने में, पंख में सब सहायता करती है। ठीक है, अगला है हमारा पक्षी। पक्षी कैसे होती है ये वाला। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर भी चलते हैं। इनका भी मस्त है, भूमि पर भी रह लो, हवा में भी रह लो। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियाँ में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी जितने भी पक्षी होती हैं उनकी जो अस्थियाँ होती हैं, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है। मतलब अस्थि ऐसे है, पाइप के जैसा होता है, इसके बीच में छेदा होता है। ठीक है, होल होता है बीच में। हम लोग का अस्थि होता है एकदम पैक, पूरा पैक एकदम, ठीक है, पूरा पैक होता है। और इन लोगों की अस्थियों में होल होता है, ऐसे अस्थि है तो बीच में गैप है, बीच में हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर चिकन खाते होंगे तो चिकन का पैर का अस्थि देख लीजिएगा। ठीक है, आर पार दिखाई देगा एकदम। ठीक है, अस्थि में। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं उसको, मटन खाते हैं तो उसमें देखिएगा, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा, उसका जो अस्थि होगा। ठीक है, तिलचट्टा पढ़ लिए। पक्षी देखिए, पक्षी यहाँ पास था ना, प्रकोष्ठ, इसके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की होती है क्योंकि बीच में होल होता है, तो इसके कारण उसकी अस्थि जो हल्की होती है। क्या है, पक्षपाद यानी पैर, पैरों की अस्थियाँ चलने एवं उड़ने में, बैठने में अनुकूलित होती है। उसके पैर भी होते हैं पीछे साइड में, तो चलने और बैठने में उसको अनुकूलित होती है। अग्रपाद मतलब आगे की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बजाते हैं। इसके आगे के जो पैर हुए, पैर नहीं बन के पंख बन गया। ठीक है, 2 ही गो पैर होता है और 2 गो पंख होता है, पंख बनाती है। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है, पक्षी की जो कंधे की अस्थियाँ होती है बहुत मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप में रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। ठीक है, वक्ष मतलब बार बार वक्ष शब्द आ रहा है, तो हमारा सामने वाला किसी भी जानवर मतलब से का जो सामने का मतलब सीना का, या फिर कह सकते हैं चेस्ट का जो हड्डी होता है वही वक्ष का हड्डी है। ठीक है, तो इसको देखिए, वक्ष का जो अस्थि है इसको उड़ने में इसको सहायता करता है। अब देखिए मछली कैसे चलती है, तैरती है। कागज़ का एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। फिर धीरे धीरे धक्का दीजिए। चित्र में दिखाया गया है। क्या यह जल में आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा है? आप इसी क्रियाकलाप को देखिए। अब नाव के दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि चौड़ी ओर से जल में जाए, और इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी
काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती हैं। नाव की जो आकृति होती है काफ़ी मछली जैसी होती है। क्योंकि नाव कैसे चलता है, क्योंकि ये जो नाव का डिज़ाइन होता है ना, स्टार्टिंग वाला पतला होता है, स्टार्टिंग वाला, एंडिंग वाला और बीच वाला चौड़ा होता है। तो ये जो पतला होता है ये पानी में चलने में इसको बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है देखते हैं। मछली का भी डिज़ाइन भी सेम ऐसे होता है, मुँह पतला होता है, फिर पेट इसका चौड़ा होता है, पूँछ पतला होता है। ठीक है? इस तरह से होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी मतलब सीमा तक मछली से मिलती है? बिल्कुल सही बात है। मछली के सिर व पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतली और नुकीली होती है। ठीक है? मछली का जो सिर है और उसका पूँछ है, उसके बीच के भाग से, मध्य के भाग से काफ़ी पतली और नुकीली होती है। शरीर की ऐसी आकृति क्या धारा रेखीय कहलाती है। ऐसी जो आकृति जिस भी जानवर का होगा, उसका मुँह पतला, शरीर मोटा, पूँछ पतला, तो उसको क्या बोलेंगे? धारा रेखीय आकृति। ठीक है? इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर-उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों का ढका होता है। मछली कंकाल एकदम पेशी का बना होता है, हड्डी भी होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूँछ विपरीत दिशा मुड़ता है। जब ये लोग तैरती है तो आप लोग ध्यान से कभी देखे होंगे, मछली जब तैरती है तो अगर मुँह इधर गया तो पूँछ इसके विपरीत दिशा में, पूँछ उधर तो मुँह इधर, इस तरह से चलेगा। पहले मुँह इस साइड करेगी तो पूँछ उस साइड करेगी, फिर मुँह इस साइड करेगी तो पूँछ इस साइड करेगी। वही विपरीत दिशा में बोल रहा है। मुँह और पूँछ इसके विपरीत दिशा में चलती रहती है और ये लोग आगे बढ़ते रहती है। हाँ, होता है। इससे इससे यह झटका सा लगता है, ठीक है? और मछली आगे की ओर चलती जाती है। इस प्रक्रिया के क्रमिक ताल में मछली आगे की ओर तैरती है। पूँछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। पूँछ का जो पंख होता है इस कार्य में बहुत सहायता करता है, ठीक है? देखिए मछली का ये दिया हुआ कैसे, पूरा डिज़ाइन दिया जैसे मैंने अभी चित्र में समझाया। मुँह इधर तो पूँछ इधर, ठीक है? फिर जैसे पूँछ इधर हुआ तो मुँह इधर हुआ, जैसे पूँछ इधर हुआ तो मुँह इधर, मतलब आगे पीछे ये होते रहता है, ठीक है? तो इस तरह से मछली आगे बढ़ती जाती है। मछली के शरीर पर और भी पंख भी होते हैं ना, होता है, जो तैरने समय जल में संतुलन बनाए में और फिर दिशा निर्धारण में मदद करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मछली का जो पंख है वो मछली को किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो जल में संतुलन बनाने में और दिशा का निर्धारण करने में ये पंख सहायता करते हैं। ठीक है? मान लीजिए मछली को दिशा चेंज करना है, इधर जाना था अब इधर जाना है, तो पंख इसका सहायता करेगा दूसरे दिशा में जाने में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस पंख की तरह ही विशेष चरित्र पहनते हैं, फ्लीपर, अरित्र पहनते हैं, ठीक है? अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। मछली के जैसा ही पैरों में पहनकर उतर जाते हैं तैरने के लिए, जो भी तैरने वाले होते हैं, ठीक है? अब देखिए सांप कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? सब लोग देखे होंगे। क्या यह सीधा चलता है? तो नहीं, सांप सीधा नहीं चलता, वैसे मुड़ मुड़ कर चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, ठीक है? मेरुदंड। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। शरीर की जो पेशियाँ यानी कि जो मसल्स है उसका मतलब पार्ट पार्ट में होता है, असंख्य होता है, एगो मांस का ये नहीं बना हुआ रहता है, एगो मसल्स का। वे परस्पर जुड़ी भी होती हैं, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। पसलियाँ होती है, पेशियाँ होती है, मेरुदंड होती है, त्वचा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में होता है। इससे इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उससे आगे बढ़ने में धकेलता है और मदद करता है। इसका शरीर अनेक वलय का बनता है और प्रत्येक वलय आगे जो धक्का देता है। वलय का मतलब कह सकते हैं जैसे कि ऐसे मांस का टुकड़ा है, जैसे हाँ बोलते हैं मसल्स, मसल्स है, फिर इसके ऊपर मसल्स, इसके ऊपर मसल्स, इस तरह से करके एक रिंग टाइप का पूरा शरीर इसका बना हुआ है। ये बहुत तेज़ गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। ये सीधा अगर चलने बोला जाए तो ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे 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 नागिन डांस, ठीक है? अस्थियां पेशियों के विषय जानकारी प्राप्त होती है। पहेलियां बूझो के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियां संबंधित प्रत्येक प्रश्न है, बहुत सारे अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक, ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा है? अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? इस तरह का क्वेश्चन ग्रेट दार्शनिक जो हमारे अरस्तु थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। ये बुक में लिखे हुए गेट ऑफ एनिमल्स में, ठीक है? और यहाँ कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर हो रहा है बच्चा का। बेहतर जीने योग्य योग योग करना चाहिए, सभी को योग करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यह याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर है और ये आपका
शब्द प्रमुख हैं मेरुदंड, कंदुक खनिजा, ये सब आप लोग देखिएगा।